अगर इसके रेट की बात करेंगे, इसका रेट है 1.25 लाख। इसका रेट है 1.25 लाख, लेकिन ये सिंगल टाइम का है। पेस्टिसाइड है बाबू, कीटनाशक है। कीटनाशक का मतलब जहर तो है, ये है जहर तो है, ये है। जहर से खेलना आग से खेलने से कम है। तो हम वीर पुरुष तो है ही, तो वीरता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं जहां होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा पेस्ट कंट्रोल के बारे में, जो कि पेस्ट कंट्रोल एक अच्छा ही बिजनेस है और बहुत बड़ा, मतलब इसका बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, क्योंकि जो भी काम है छोटा नहीं होता। उसको आप जितना ऊपर लेकर जाना चाहते हैं आप लेकर जा सकते हैं। और हमारे ट्रेनिंग में एक दो बंदे थे जो नए थे, जो कुछ नहीं जानते थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, और उसी के मतलब अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हम अपने काम के बारे में जो भी है सारा कुछ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपका वो वीडियो प्ले करते हैं और वीडियो को अच्छे से देखिए। थोड़ा लॉन्ग है, कोई बात नहीं है, लंबा है वीडियो, लेकिन उससे सीखने को कुछ मिलेगा। अगर जिन भाई लोग अगर सोचेंगे पेस्ट कंट्रोल हमें करना है, तो उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और उस वीडियो से मोटिवेट होंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए उस वीडियो को हम प्ले करते हैं। 3-3 फीट के डिस्टेंस पे होना चाहिए, इस तरीके से। जैसे एक दीवार है 6-7 फीट का रहता है, तो कम से कम 3 से 4 होल वर्टिकल में होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे समझ लो कि ये है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हम कर रहे हैं, पर होल आउटर एरिया में 1 लीटर इमल्सन जाना चाहिए। पर होल आउटर एरिया में 1 लीटर इमल्सन जाना चाहिए। ठीक है, कि अगर हमको कोई बड़ा साइट मिल जाता है, कोर्टल साइट मिल जाता है, तो हम हमारे टेक्नीशियन से पूछ लेता है इंजीनियर, अच्छा बताओ कितना जाना चाहिए। हम लोग का तो कॉमन प्रैक्टिस है, गए होल किए, दवाई डाल दिए, चल दिए। अब कस्टमर पूछ जाए कितना दवाई लगेगा जी, कितना केमिकल लगेगा, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कितना डरना चाहिए। जो अंदर का दीवार है, जो हम वॉल एंड फ्लोर के जंक्शन पे करते हैं, उसमें कहता है एज पर कि 500 जाना चाहिए, 300 ml टू 500 ml पर होल जाना चाहिए, जो हम दीवार में छेद करके डालते हैं। और बाहर जो सॉइल में करते हैं 1 लीटर जाना चाहिए, दीवार में 300 ml से 500 ml जाना चाहिए। ठीक है, और अब हम ये की करते हैं कि 1-1 फीट के डिस्टेंस पे होल भी कर रहे हैं ना, 1-1 फीट के डिस्टेंस पे होल। और 1-1 फीट के डिस्टेंस पे होल है, हम ये भी मान लिए कि चलो 300 ml डालते हैं, चाहे 500 ml डालते हैं, बाहर के 1-1 फीट के डिस्टेंस पे करें, 1 लीटर डालना है। तो अगर कोई पूछेगा कि इसमें कितना दवाई लग जाएगा जी, तो निकाल सकते हैं, निकल सकता है? रफली तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? एक कॉमन ऐसी बात करते हैं, सपोज देखो दीवार है, ये 10 फीट लंबा है ना, कितना 10 फीट लंबा है, तो क्या वो होल होगा? 10 होल 11 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 से फीट करते हैं, हमको एवरेज कैलकुलेशन देखते हैं, तो 10 फीट हो जाएगा। तो 10 होल एल और 10 होल बोल है ना, 20 होल हो गया। अब अंदर वाला होल में कितना डाल रहे हैं? 300 ml मान लिए, तो 10 होल में 3 लीटर। और बाहर वाला में 3 लीटर, बाहर वाला में 1 लीटर डाल रहे हैं, 1 लीटर डाल रहे हैं ना, तो बाहर कितना हो गया? 10 लीटर। और अंदर कितना हो गया? 3 लीटर। तो टोटल इमल्सन 13 लीटर। 13 लीटर में दवाई कितना लग जाएगा, कौन बताएगा जल्दी से? 13 लीटर में कितना दवाई लगेगा? नहीं, 2.5 ml का डोज देते हैं ना, कैलकुलेट कर लो ना, 13 × 2.5 है 33 कितना हुआ? 13 × 26 32.5 33। ठीक है, और इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करें तो हम रेट भी निकाल देंगे कि क्या रेट होना चाहिए दीमक का, कितना रेट हम एवरेज क्या रेट लेते हैं?
एवरेज क्या रेट लेते हैं? 4 रुपए 5 रुपए स्क्वायर फीट, यही लेते हैं ना। अब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना रेट आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वुडन वॉल फिक्सर, ये सबको पता है। अभी बात कर लिया ट्रीटमेंट ऑफ वुडन वॉल फिक्सर, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। कितना दवाई डालते हैं? 3 फीट के ऊपर, वर्टिकल 3 फीट, हॉरिजॉन्टल 1 फीट के डिस्टेंस पे किया। अब इसमें कौन सा टर्मेटिसाइड हम यूज करते हैं, कौन सा दिमाग का दवाई यूज करते हैं? बोलिए, दिमाग का जो दवाई यूज करते हैं कौन सा करते हैं? इमिडाक्लोप्रिड। हम भैया यूपीएल कंपनी के ट्रेनिंग में, ठीक है। तो कौन सा करते हैं? इमिडा। हमारे यूपीएल में किस नाम से आता है, कोई बताएगा? इमिडा गोल्ड के नाम से, ठीक है। इसमें कहीं है इमिडा गोल्ड? है? कहाँ पे है? ये देखिए, ये है इमिडा गोल्ड, ठीक है। अब देखिए, देसी कंपनी देसी विचार, देसी कंपनी देसी विचार, इमिडा गोल्ड। भैया नाम देखो कैसे रखा गया है, इमिडा गोल्ड। क्यों भैया? ये सोना है। कैसे है सोना? कि हमारा व्यवसाय का मुख्य जीविका, जो व्यवसाय जो मुख्य रूप से आधारित है, वो किस पे आधारित है? दीमक, टर्माइट। तो टर्माइट ही हमारे लिए सोना है, तो इसीलिए इसका दवाई का नाम रखा इमिडा गोल्ड। क्या नाम रखा है? इमिडा गोल्ड। इमिडा गोल्ड। तो दीमक के जब ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या यूज करना है? इमिडा गोल्ड। याद हो गया सबको? दीमक का दवाई इमिडा गोल्ड। इमिडा गोल्ड। इसमें क्या केमिकल है? इमिडा गोल्ड, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के लिए ड्रिल मशीन, ड्रिल बिट, ये पता ही है आपको सारे चीज, है ना। एक देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है, देखो फोटो में क्या दिखाया हुआ है? इलेक्ट्रिक बोर्ड। इसका कुछ यूटिलाइजेशन है? है? ये इलेक्ट्रिक बोर्ड का कुछ यूटिलाइजेशन है क्या? डिस्टेंस लेके जाते हैं, लेके जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ड्रिल मशीन तो हम रख लेते हैं, ड्रिल बिट हम रख लेते हैं, एक्सपेंशन, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का एक्सटेंशन कॉर्ड हम नहीं रख पाते, भूल जाते हैं कभी कभी। अब कस्टमर के घर पे जाकर ढूंढ रहे हैं, इधर सूट नहीं है, इधर ऐसा नहीं है, वैसे नहीं है। हम क्या है? वी आर प्रोफेशनल, वी आर प्रोफेशनल। हम हॉस्पिटल में इलाज कराने चले जाए, डॉक्टर हमको बोल दे कि जाके वो उस्तूरा लेके आइए तो पेट चीरे वाला है, कराइएगा वहां इलाज। हम घर में ट्रीटमेंट करने के लिए चले गए, अपना सामान लेके, हथियार लेके, पता चला कि हम अपना बंदूक लेके जा रहे हैं, AK-47 लिए हुए हैं, वहां बोल रहे हैं कि गोली देना। आप अपना काम करने गए हैं, बीइंग ए प्रोफेशनल, आपका सारा चीज आपके पास होना चाहिए। ड्रिल मशीन, ड्रिल बिट, स्क्रू ड्राइवर और इलेक्ट्रिक का एक्सटेंशन कॉर्ड जरूर होना चाहिए आपके किट में। कस्टमर से हमको नहीं मांगना है कुछ, सब चीज हमारे पास ही होना चाहिए। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखना है। आप अपने ऑफिस में भी जाके बोलिए अपने मैनेजर लोगों को, साहब लोगों को कि साहब ये इलेक्ट्रिक बोर्ड ट्रेनिंग में गए थे, तो ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड भी चाहिए। क्यों चाहिए? आपको समझ में आ रहा है इम्पोर्टेंस है कि नहीं है इसका? ठीक है, हमारा सेफ्टी मेरे साथ रहना चाहिए। वेरी गुड। देखो बाबू, हम लोग ट्रेनिंग में हर लेक्चर में इसमें भी बहुत ध्यान देते हैं। क्या है ये? सेफ्टी। समझ गए? और इस पे तो सेफ्टी, और इस पे तो एक दिन एक पूरा लेक्चर ही रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है सेफ्टी? वाई सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट? हम लोग सेफ्टी पे इतना क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि वी आर डीलिंग विथ पेस्टिसाइड। आग से खेल रहे हैं बाबू, इससे अंगारों पे चलना है तो अपने तलवों को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। समझ गए? तो वी हैव टू डील विद द पेस्टिसाइड, सो आवर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सेफ्टी, द सेफ सेफ्टी, खुद के सेफ्टी। और हमारी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है खुद के सेफ्टी के लिए। क्या क्या चीज चाहिए इंपॉर्टेंट? ग्लव्स, मास्क, सेफ्टी शूज, अगर उस तरह का साइट है तो सेफ्टी शूज, कहीं कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन की साइट पे काम कर रहे हैं तो हेलमेट। हम ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन के साइट पे चले गए, पर अम्बू तंबू सब लगा हुआ है, काम हो रहा है, हेलमेट नहीं लगाया हुआ, पता चला ऊपर कोई वो लोहे का काम कर रहा है, साला एक स्क्रू ही आके हमारे सर पे लग गया, कस्टमर का क्या जाएगा जी? हमको प्रॉब्लम होगा ना। प्री कंस्ट्रक्शन साइट चले गए, सेफ्टी शूज नहीं है, कोई साला लोहा का सरिया निकला हुआ था, वही लग गया, किसको कष्ट होगा? पेस्टिसाइड का काम कर रहे, दिन भर केमिकल मिला रहे हैं, हम तो अपने आप को तिस्मार का समझ लेते हैं, हमारा कुछ होता है, यही सोचते हैं रोज से यही कम करी थी, यही कम करी थी, क्या हो रहा है? इससे कुछ नहीं होता, तनी को गंध है। कस्टमर क्या बोलते हैं? ऑर्डरलेस। कस्टमर क्या बोलते हैं? मैडम एकदम दवाइया जो हमारा है एकदम सेफ्ट है, इतना से कुछ नहीं होगा, ना तो कोई गंध है ना बदबू है। और आजकल तो नया नया टर्म और हो गया है, हर्बल है। नहीं, बट इज इट ट्रू? आपको लगता है ये हर्बल है? ये पेस्टिसाइड है बाबू, कीटनाशक है। कीटनाशक का मतलब जहर तो है ही है, जहर तो है ही है। जहर से खेलना आग से खेलने से कम है। तो हम वीर पुरुष तो है ही, तो वीरता ज्यादा दिन तक बचाना है, तो ज्यादा दिन तक बचाना है तो सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी का ख्याल करना है। और ग्लव्स और मास्क नहीं भूलना। ये तो बढ़िया हो गया, कोरोना में सबको सिखा दिया ग्लव्स और मास्क, नहीं तो हम पेस्ट करने वाले भूल ही गए ग्लव्स और मास्क। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके किट में ग्लव्स मास्क नहीं है, बहुत महंगा नहीं आता है, आप अपना सेफ्टी के लिए समझ गए। मास्क ही 5 रुपए वाला वो मेडिकल का मास्क आता है, वो नहीं, ये कोरोना वायरस वाला मास्क नहीं। कौन सा मास्क? जिससे केमिकल फिल्टर होता है, थोड़ा बढ़िया आता है, 200-250 रुपए का मास्क आता है। कनिस्टर जिसमें लगा कनिस्टर वाला की जरूरत नहीं है, कनिस्टर वाला की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऐसे सेफ्टी नॉर्म चलो तो वो, बट अगर कनिस्टर लगा के चले जाएंगे किसी घर में काम करेंगे तो कस्टमर ही भाग जाएगा, पता नहीं। तो प्री के लिए तो ठीक है सेफ्टी, अगर पोस्ट में काम करने जाएगा तो कस्टमर पहले ही बोलता है, इसका मतलब आप पहले पहन लिए हो, बहुत ज्यादा नुकसान है मेरे लिए। फिर तो हमको क्या है, कस्टमर को भी समझाना है कि देखिए हम तो आपके यहाँ 1 घंटा काम करने के लिए आए, आपके घर में तो 1 घंटा है, हमको तो दिन भर इसी से रहना है। तो हमको मास्क, ठीक है, जो केमिकल मास्क होता है वो, और ग्लव्स, ये जरूरी ध्यान में रखना। डस्ट उड़ता है, सेफ्टी गॉगल्स होता है, ड्रिल करते हैं डस्ट उड़ता है, सेफ्टी गॉगल्स होता है, ये सब जो सेफ्टी का जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेफ्टी वाले जो सर्किट, और भी इस पर डिटेल में बात करेंगे। हम अभी इतना ही बात करते हैं कि अपना सेफ्टी के लिए ग्लव्स, मास्क, हेलमेट, शूज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेस्टिसाइड से करना है, आप हाथ से करते हैं, स्किन पे जाता है, ठीक है, आप भरते हैं, काम करते हैं, सांस में जा रहा है, तो हम सेफ्टी लेना बहुत जरूरी है, हमारा खुद की सुरक्षा। आजकल का जो पब्लिक हेल्थ इंसेक्टिसाइड है, ह्यूमन हेल्थ पे इतना नुकसान नहीं करता है, बट कुछ तो करता ही है। तो कुछ भी क्यों होने देंगे, पूरा सेफ्टी से काम करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? थोड़ा बहुत भी स्किन पे आएगा, ग्लव्स यूज करेंगे, मास्क यूज करेंगे, बहुत सेफ्टी है। तो साधन है तो उसका यूज करें ना। तो दोस्तों चलिए, हम लोग का अब लंच का टाइम हो गया और ये देखिए लंच कर रहे हैं, और लंच के बाद फिर हम लोग का जो है ट्रेनिंग चालू होगा। और देख सकते हैं लंच में कितना अच्छा भोजन मिला हुआ है हम लोग का, और ऐसे ही रोज़ मिलता है। और देखिए इधर भी लोग जो है लंच कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन भोजन है। यहाँ पे मलाई मार के भी है, और देखिए छेना भी है, और शाकाहारी मांसाहारी दोनों था, तो हम दोनों एक ही प्लेट में ले लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग, और आप लोग भी कुछ सीखिए, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग है। तो चलिए फिर खाना खा के फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। कंट्रोल की जो टीम होती है, ये जो लोग काम करते हैं, दे आर प्रोफेशनल, दे आर नॉलेजेबल, राइट। वो नॉलेजेबल है, उनको सब पता है, ठीक है। और बाहर भी है कुछ है?
उधर हो गया रजिस्ट्रेशन, 4-5 स्टेज बताए थे, है ना? 4-5 स्टेज बताए थे ना, क्या क्या? जंक्शन पे करेंगे, वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन पे करेंगे, फिलिंग पे करेंगे, आउटर पेरीफेरी पे करेंगे, ठीक है? और पाइपलाइन कंड्यूट ऐसा चल रहा है। तो मेजर है 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या? वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन, फिलिंग एंड आउटर पेरीफेरी, ठीक है? और सबसे पहला स्टेज एक और होता है, अगर हम बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें तो फाउंडेशन ट्रीटमेंट, ठीक है? फाउंडेशन ट्रीटमेंट पे हम लोग इतना जोर नहीं दे रहे हैं, बट अगर कहीं गवर्नमेंट का काम होगा, आईएस स्पेसिफिकेशन से काम होगा, तो फाउंडेशन ट्रीटमेंट पे भी जोर दिया जाएगा, ठीक है? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो पेस्ट कंट्रोल में कॉमनली यूज कर जो काम करते हैं, वी ऑलवेज प्रीफर करते हैं कि प्लेथ लेवल आने के बाद काम करें, ठीक है? तो फाउंडेशन ट्रीटमेंट वो स्टेज हमको एक साथ मिलता नहीं है ना? और वो हो नहीं पाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर फाउंडेशन ट्रीटमेंट हमारा छूट भी गया, तो ये 3 स्टेज से हम प्रॉपर काम कर सकते हैं, ठीक है? वो क्या क्या रहेगा? पहला वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन, प्लीथ फिलिंग और आउटर पेरीफेरी। अब देखिए इसमें सब फोटोज लगे हुए हैं, वो सारा चीज आप खुद इमेजिन करिए किसी साइट का, जिसमें सब दिखाया गया, राइट? अब देखिए सबसे पहले तो इसमें फाउंडेशन दिखाया है कि गड्ढा खुदा है, नींव में ही डाले, ठीक है? उसके बाद आप ये जो देखो ये येलो वाला जो दवाई डाल रहा है, अब हम कैसे समझें कि जब हमको प्लीज एरिया मिल जाता है, मतलब इस तरीके से वाल चारों तरफ आ जाते हैं, ये रूट टाइप ऐसे बने रहते हैं, ये दीवार रहेगी, तो वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन ट्रीटमेंट कौन सा हुआ? ये वाला वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन हुआ। फिर ये क्या हुआ? इधर इसमें समझ लो, ये वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन है, ये सारे दीवार, ठीक है? ये हो गया वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन। ये क्या है? प्लेन, ठीक है? ये प्लेन फिलिंग हो गया। और फिर ये दीवार का बाहरी दीवार रहेगा, तो आउटर पेरीफेरी, ठीक है? ये डिफरेंट फोटोज में ये सारा ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया है। अब इससे आगे समझते हैं। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या नहीं? अब देखिए ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हमारा पेस्ट कंट्रोल का एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज द टर्माइट ट्रीटमेंट, जिसको BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में शामिल किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट सारे चीज का एक गाइडलाइन डिसाइड करती है, उस गाइडलाइन में कि कितना क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये जो टर्माइट का ट्रीटमेंट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया हुआ है, और ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके पार्ट 6313, कौन सा? 6313 के पार्ट 2 में ये चीज लिखा हुआ है। तो कहीं भी कोई पूछेगा IS स्पेसिफिकेशन से कर रहे हो क्या, तो IS स्पेसिफिकेशन का मतलब भारतीय मानक ब्यूरो ने जो दीमक के काम के लिए जो पद्धति बनाया है कि कैसे जो सिस्टम डिजाइन किया है, वो सिस्टम है IS 6313 पार्ट 2 फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, और IS 6313 का पार्ट 3 फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक? IS 6313 का पार्ट 1 भी है, लेकिन वो पार्ट 1 हमारे पेस्ट कंट्रोल का नहीं है। वो दीमक से प्रोटेक्शन के लिए मेटल शीट वगैरह लगाने का प्रोविजन बताया जाता है कि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन में पहले मेटल शीट दीजिए, मेटल शीट ऐसे लगाइए, ठीक है? फिर इस तरीके से मेटल शीट आएगा, फिर उसके बीच में आप दीवार खड़ा करिए। वो IS 6313 पार्ट 1 है, बट वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है, तो वो बहुत रेयर कोई इस तरह का काम करता है, राइट? तो हमारे लिए IS 63 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 इज
प्री कंस्ट्रक्शन एंड पार्ट 3 इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें है IS 6313 पार्ट 2। प्री कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, IS 6313 पार्ट 2। ठीक है, हिंदी में इसको भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, जैसे किसी को बोलते हैं ISI मार्क लगा हुआ है, वही ISI। अब देखो प्री कंस्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट स्टेज। सबसे पहला क्या करना है? इंस्पेक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन में क्या इंस्पेक्शन होना है जरूरी? प्री कंस्ट्रक्शन में इंस्पेक्शन की जरूरत है जरूरत? इंस्पेक्शन हर जगह जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले साइट का इंस्पेक्शन करेंगे कि साइट कैसा है, लेवलिंग है कि नहीं, सॉइल कैसा है, आसपास में लकड़ी भरा हुआ है, खाली है कि नहीं है, ईंट पत्थर भरा हुआ है, किस तरह का है। ठीक है, पानी की सुविधा है कि नहीं, आसपास में क्या है, किस तरह से डिजाइन करेंगे काम, है ना। तो ये सारी चीजें देखने के लिए पहले इंस्पेक्शन जरूरी है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन विद साइट इंचार्ज। ऐसा नहीं कि पहले पता भी करना है इसका साइट इंचार्ज कौन है, सुपरवाइजर कौन है, उसका नंबर होना चाहिए, उससे बातचीत, सर आ गया लेबर, चाहे आवाज है, चाहे वो फोन करके बताया भाई देखो ऐसे करो। तो साइट इंचार्ज से कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हम लोग तो क्या किए, सेठ जी से जाके घर में उसके ऑफिस में लेके ऑर्डर तो लिया है, तो काम हो जाएगा वैसे? साइट वाला काम कराएगा ना, साइट वाला कोऑर्डिनेट करेगा ना कि आज नींव कूदेगा कि नहीं, आज कौन सा स्टेज में आएगा, लेबर आएगा कि नहीं, ठेकेदार आएगा कि नहीं। तो किससे कोऑर्डिनेशन रखना है? साइट सुपरवाइजर से। ठीक है, अगर हमको कोई तो साइट मैप का मांग करते हैं। ठीक है, ये खैर टेक्नीशियन के लेवल का नहीं है। साइट मैप के बाद ये जो आपका मैनेजर से सुपरवाइजर होता है उनके लेवल का होता है कि हम साइट मैप मांगते हैं प्री कंस्ट्रक्शन की। आप उन्हें मैप दे दीजिए, उससे हमको पता चल जाता है कि कितने दीवार लगेंगे, कितना एरिया है। तो रफली हम केमिकल कैलकुलेट करते हैं। जब कोटेशन देना होता है तो मैप दे देता है, उसका डिटेल दे देता है, तो हम इजिली केमिकल कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, और आज हम केमिकल कैलकुलेट करके ही जाएंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से रखिएगा, प्री कंस्ट्रक्शन में केमिकल कैलकुलेशन सीख के जाना भाई, नहीं तो लंच ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो केमिकल कैलकुलेट करना सीखेंगे, राइट। फिर चूज प्रॉपर इक्विपमेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब ये भी इंस्पेक्शन की चीज है ना कि भैया कितना बड़ा साइट है, छोटा वाला पंप लगेगा कि टुलू पंप, मोटर पंप से ड्रम में बना के उसका करेंगे, क्या करेंगे। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर इंस्पेक्शन। ठीक है, उसके बाद फेज वाइज ट्रीटमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है प्री कंस्ट्रक्शन में, ध्यान रखिएगा। प्री कंस्ट्रक्शन में डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि पूरा साइट एक बार में तो हम कर नहीं पाते, नहीं कर पाते हैं ना। और हम क्या करते हैं, गए 4 रूम में स्प्रे करके चलाया दवाई डाल के, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो साइट सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेशन करके हमारा जो जॉब सीट है, जॉब वर्क है, उस पे पूरा हमको लिखना है कि भैया रफ मैप बना लिया, ये ऐसे ऐसे है। तो ए बी, चाहे साइट सुपरवाइजर बता देगा कि ये एरिया कौन सा है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, चाहे ये रूम्स है, कौन सा है। नहीं भी है तो अपने हिसाब से लिख लिया कि आज गए और क्या क्या काम किया। आज हमने क्लीन फिनिंग कर दिया था और बालन फ्लोर के जंक्शन पे किया, और अपने हिसाब से केमिकल भी डाल दिया कि 200 ml लगा, 300 ml इस डेट को। फिर गए तो ये काम किया, फिर गए तो ये काम किया। क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन का पेमेंट, फाइनल पेमेंट आते हैं साल भर लग जाते हैं, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो जितना प्री कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये सबको पता है कि पूरा पेमेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता? 90% तो हमारी गलती की वजह से नहीं आता है, और 10% तो भगवान माने। ठीक है, 90% क्यों? क्योंकि हम पूरा रिकॉर्डिंग नहीं रख पाते कि कब गए थे, तो क्या हुआ, नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं है। पता चलेगा सेठ जी वहां से पूछा, चाहे मैनेजर है और साइड से पूछा है, हाँ सर हुआ था सर, उसमें वो वाला तो नहीं हो गया था सर, ऐसे ही हो गया, ये हो गया। अब वहां लेके बैठ जाएगा, अरे काम तो कर ही दिए थे, लेकिन इसमें तो इतना बच गया जी, आपका इतना दवाई बच गया, ये 20,000 रुपये से लो 15,000 रुपये होता है ना ऐसा। अब काम पूरा कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, उसके वजह से 5,000 रुपये हमारा कम जा रहा है। क्यों ऐसा काम करें?
प्रॉपरली, और जिस दिन ऐसे पूरा रिकॉर्ड में दे देंगे, देखिए इतना तारीख को आया था, इतना एरिया हुआ था, इसमें पहले ये किया था, फिर ये किया था, इतना केमिकल लगा था, दोबारा गया ये। किसी भी मैनेजर के पास अगर ऐसा रिकॉर्ड रख देंगे तो पैसा काटने के पहले 4 बार सोचेगा। हमारे पास पूरा जवाब है ना, कहां से काटोगे पैसा भाई? देखो पूरा काम किए। दूसरा चीज, अगर हम पूरा एरिया मैप आउट करके डोज के साथ हम कर रहे हैं, देखिए इतना एरिया था, इतना डोज आया, हमने ये किया, इस एक्सचेंज में इतना किया, अब ये रिकॉर्ड हम दिखाएंगे तो कस्टमर को लगेगा इतना बढ़िया से काम किया है, तो काहे को पैसा काटेंगे? समझ गए? तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर जॉब कंप्लीशन रिपोर्ट विद मैप ऑफ ट्रीटेड एरिया प्रोवाइडिंग। समझ गए? जो बात किए पूरा बना के ट्रीटमेंट किया, केमिकल लगाया, देन प्लान मेक इंस्पेक्शन। इसकी वो तो ठीक है, काम करने के बाद हमेशा उसको विजिट करना चाहिए, बात की बात है, ठीक है। लीजिए अब इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज देखना है? प्रेजेंस ऑफ ट्रीज, स्लम्स, रूट ब्लॉक्स, वहां तो कोई पेड़ पौधा का जड़ वड़ तो नहीं है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टर्माइट मॉन्ड्स अनइवन सॉइल, सॉइल पूरा फ्लो मतलब सरफेस बराबर है कि नहीं। टर्माइट मॉन्ड्स जो सबसे पहले दिखाया था वो राजमहल, इसका इस तरह तो कोई नहीं है आसपास में, ठीक है। हेवी क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, क्या बीमारी है जी? रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ये सब कभी सोचे थे? टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसा है, दोमट मिट्टी है कि बलुई मिट्टी है, कैसा है, वो भी देखना पड़ेगा ना। क्यों देखना पड़ेगा? केमिकल कंजम्पशन। वेरी गुड। अगर दोमट कौन सा है? क्ले सॉइल है, जो उसको क्या बोलते हैं? केवाल मिट्टी जी, केवाल मिट्टी। तो केवाल मिट्टी में क्या होता है? पानी ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता कम होता है, ठीक है। अगर उसमें पानी जमा कर देते हैं, केवाले मिट्टी में ज्यादा धान होता है, क्यों? क्योंकि पानी ऊपर रहता है, ऑब्जर्वेशन कम है। तो क्ले सॉइल है तो हमको उस हिसाब से केमिकल का डिजाइन करना पड़ेगा। सैंडी सॉइल मतलब बलुई मिट्टी है, सबसे ज्यादा केमिकल, तो केमिकल डालेंगे सब नीचे चल जाएगा, स्प्रेड कम होगा। क्या होगा? स्प्रेड कम होगा, तो हम दवाई डालेंगे प्रॉपर एरिया कवर नहीं होगा, तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ दवाई कैसे डालें। तो वो सब क्या है कि पहले उसमें पहले पानी डाल दें ताकि थोड़ा गीला हो जाए, उसके बाद हम अपना दवाई डालें। तो सॉइल भी देखना पड़ेगा। अरे कुछ देखो चाहे मत देखो, रिकॉर्डिंग बंद। अमेरिकन कॉकरोच कहाँ रहता है? सिविल लाइन में, ड्रेनेज में, सीवर लाइन में। क्लियर है? अमेरिकन कॉकरोच कौन सा है? वो बड़ा वाला। तो ये अमेरिकन कॉकरोच कभी कभी बड़ा बड़ा कॉकरोच हमारे घर में आ रहा है, ठीक है, निकल के हमारा बाथरूम में कॉकरोच आता है, निकल के इधर उड़ के चला जाता है। तो आपको वही समझ लेना चाहिए कौन सा कॉकरोच है? अमेरिकन कॉकरोच, ठीक है। ये ओरिएंटल कॉकरोच कहाँ रहेगा? ओरिएंटल कॉकरोच से हमारा रोज पाला कम पड़ता है, समझिए, इसका पाला कम पड़ता है। ये ओरिएंटल कॉकरोच बड़े बिल्डिंग, होटल, मॉल, इसके जो बेसमेंट होता है, जहाँ डार्कनेस होता है, डैम्प होता है, उस जगह पे ये रहते हैं। और ये ज्यादातर हमारा डेली एक्टिविटी में ये अपना हमको ज्यादा परेशान नहीं करता, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिबरल हो जाते हैं। चल भाई, देखने में सबसे गंदा ये लगता है, अब गंदा लगता आता ही नहीं है बाहर, ये उस फेशियल में से करा के बाहर आएगा नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। ये जहाँ उस तरह का फैक्ट्री और उस तरह का मॉल से सब में रहता है ना कि नीचे भी है कॉकरोच का इन्फेस्टेशन हो सकता है, तो उसके लिए है ये वैसे जगह पे रहता है। अब जो सबसे ज्यादा है परेशानी का जड़, वो है जर्मन और ब्राउन बैंडेड। ये जर्मन और ब्राउन बैंडेड दोनों घर के अंदर किचन में ही रहता है। अब समझने की चीज है कि दोनों किचन के अलग अलग एरिया में रहते हैं, दोनों का आपसी समझौता इतना बढ़िया है ना, कि वो उसके उधर नहीं जाता, वो उसके उधर है, ये दोनों अपना। तो ब्राउन बैंडेड कहाँ रहेगा ज्यादातर? किचन में तो जर्मन भी रहेगा। तो ब्राउन बैंडेड को थोड़ा सूखा पसंद है और हायर एलिवेशन पसंद है, ठीक है। अगर एक ही किचन है तो ब्राउन बैंडेड कहाँ रहेगा? जहां पे ऊपर के एरिया में बर्तन कार्टन में सजा के रख देते हैं,
ठीक है, जो मुझे जगह में ज्यादातर कार्टून में जो मिलेगा ब्राउन बैंडेड, क्योंकि ब्राउन बैंडेड को थोड़ा सूखा पसंद है, ठीक है, ड्राई पसंद है। और जर्मन कॉकरोच को ह्यूमिडिटी पसंद है, ठीक है। तो नीचे पोर्शन पे सिंक के आसपास और जो लोअर पोर्शन वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है, वो सब जगह पे जर्मन कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच काटता भी है, बहुत तेज काटता है जर्मन कॉकरोच, काटता भी है। ये सर रेल में बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, जर्मन कॉकरोच होने की वजह से जो है बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं, क्योंकि मैं रेलवे के लिए काम किया था सर लगभग 10 साल। अब काटता क्यों नहीं समझिए। कॉकरोच खाता तो सब चीज है। अब कॉकरोच का इन्फेस्टेशन इतना हो गया कि आप बर्थ पे ट्रेन के बर्थ पे सो रहे हैं, निकल तो क्या करेगा, हमारे ऊपर चलेगा तो कुछ ट्राई करेगा, है ना। अब जो ट्राई करेगा तो हमको लगता है कि काटता है, लेकिन उसका माउथ पार्ट ऐसा नहीं बना हुआ है जो हमका काटे, ठीक है। कावासाकी का 2 स्ट्रोक का इंजन है, इसीलिए इसमें टूटी मिलाने की जरूरत है। अगर 4 स्ट्रोक होता तो टूटी नहीं जाके इंजन। इसमें जैसे सर ने बताया कि इसका हॉरिजेंटल जो रिचनेस है ये 60 फीट का है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप किसी एरिया या सोसाइटी के बाहर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ से लेकिन 60 फीट तक की डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। और आप अगर आप किसी अपार्टमेंट के नीचे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो वर्टिकल जो इसकी रेंज है वो 40 फीट की है। मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर भी कई फ्लोर ऊपर तक आप स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मॉस्किटो की प्रॉब्लम आती है, कुछ बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ पे तो स्प्रे करने के लिए सबसे अच्छा ही है। तो पूरा आउटसाइड स्प्रे करने के लिए आप ULP आप यूज़ करेंगे। और इनसाइड में जैसे होटल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ऑफिसेज, वहाँ पे आप ये कोल्ड फील्ड नहीं बताइए, जो येलो वाली उसको आप यूज़ करेंगे। कावासाकी का इंजन है, मीन्स जापान का इंजन है, कोई मेंटेनेंस नहीं। अगर मशीन को आप साफ सुथरा रखेंगे, समय पे क्या कभी कभार 3 महीने 6 महीने में थोड़ा सा कार्बन इसमें आ जाता है, आपने करके उसको ठीक है, और प्लग को आपने क्लीन करके, बाकी 0 मेंटेनेंस। कभी इस मशीन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे सर ने बताया कि मशीन जो है जो WHO अप्रूव है, तो आप लोगों को लगता है कि मतलब WHO किस तरीके से मशीन को अप्रूव करता है। उसका सिंपल रीजन ये है कि इसमें जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो 23 माइक्रोन से लेकर 29 माइक्रोन तक के ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। यही WHO का पैरामीटर है कि कोल्ड फॉगिंग करने के लिए हम उसी मशीन को अप्रूव करेंगे जिसमें जो ड्रॉपलेट साइज है वो 23 to 29 माइक्रोन तक बाहर आए। तो उसका फ़ायदा क्या है कि जो भी ड्रॉपलेट बाहर आएगा 23 to 29 माइक्रोन, वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक एयर में सस्पेंडेड रहेगा। तो उससे होता क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में जो भी मॉस्किटो अभी हैं, पहले उनको किल करेगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट तक ये हवा में तैरते रहता है। और 15 मिनट बाद जब ये सरफेस में नीचे आके सेटल होता है, तो सरफेस पे जो मॉस्किटो की प्रॉब्लम होती है, लार्वा की प्रॉब्लम होती है, उसको किल करता है। तो डबल एडवांटेज यही है, WHO ने इसीलिए अप्रूव किया है, ठीक है। और जाएगी बाकी सारे एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं। और 2 घंटे में आपको बता दूँ पूरा का पूरा कोई बड़ी सोसाइटी हो, आपको कोई बड़ा एरिया हो, मोहल्ला हो, पूरे मोहल्ले को एक सिंगल पर्सन, और ये जब यूज करेंगे ना तो इनकी बॉडी किसी तरह से कोई भी वाइब्रेशन या किसी भी तरह से इनको पेन नहीं होगा, ये आराम से इसको यूज कर सकते हैं। सिंगल पर्सन इस मशीन को चला सकता है। ये चारों की चारों जो मशीन है ये अमेरिकन कंपनी का ही है, क्लार्क का ही है। यूपीएल इनको बाहर से इंपोर्ट करता है, यहाँ भी इंडिया में ये मशीन नहीं बनती, तो बाहर से मंगाने के कारण इसका जो रेट है थोड़ा हायर साइड होता है। अगर इसके रेट की बात करेंगे तो इसका रेट है 1.25 लाख रुपये, इसका रेट है 1.25 लाख। लेकिन ये सिंगल लाइन का एक बार अगर आप कर लेते हैं, ये जो इंजन है आप 6 महीने तक भी अगर मशीन को आप नहीं करते और 6 महीने बाद आपने मशीन को ओपन किया, सिंपली एक बार आप जैसा कि बाइक का सेक्शन बहुत ही जगह आपने नहीं किया है, थोड़ा सा आपने उसमें जो का यूज किया, थोड़ा एयर को निकाला, उसका सेम ये